दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ामपुर ने महाभारत कॉम्बो बुक सेट को लॉन्च किया है, जिसमें आप यूपी पुलिस की तैयारी के लिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस कॉम्बो सेट को मैं आपको इस चैनल पर हल कराने वाला हूं। और सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लिया है वो स्टैटिक जीके का लिया है। तो स्टैटिक जीके इसमें यहाँ पर चैप्टर वाइज दी गई है, टॉपिक वाइज दी गई है और हर एक टॉपिक में लगभग 30 प्रश्न है। तो चलिए हम टॉपिक वाइज आपको इस स्टैटिक जीके का सॉल्यूशन यहाँ पर कराते हैं। तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो दिवस और तिथि के बारे में दिया गया है, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण दिवस और तिथियां। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च। अगला प्रश्न है यहाँ पर विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को ही यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन WHC की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस यानी WHD के रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, भारत में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। इसको ही PBD भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस यहाँ पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस यहाँ पर 3 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, विश्व विरासत या फिर हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत या वर्ल्ड हेरिटेज दिवस यहाँ पर 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यहाँ पर 23 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को यहाँ पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमारे देश में मनाया जाता है, वो किसकी याद में, किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरण सेकंड। यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो भारत में मनाया जाता है वो पोखरण सेकंड का जब परीक्षण किया गया था उसकी याद में यहाँ पर मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रतिक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा खालिस्तान को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपसे पूछा गया है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, विश्व भूख दिवस या फिर वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो विश्व रेड क्रॉस दिवस यहाँ पर 8 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को यहाँ पर मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 23, विश्व तपेदिक या फिर विश्व टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व तपेदिक दिवस जो है 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 मार्च। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, विश्व भर में मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष सशस्त्र बल झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को यहाँ पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो लोक सेवा दिवस या फिर इसको ही क्या देते हैं सिविल सर्विस डे, ये किस तिथि को यहाँ पर मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष लोक सेवा दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? द विंग्स ऑफ फायर के लेखक यहाँ पर कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने ही द विंग्स ऑफ फायर यहाँ पर लिखी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, मिताक्षरा की रचना किसके द्वारा की गई है? तो मिताक्षरा की रचना यहाँ पर विज्ञानेश्वर के द्वारा की गई है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो पद्मावती कथा के लेखक यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से बीजक किस कवि की रचना है? तो बीजक यहाँ पर कबीरदास जी की रचना हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी की किसकी कीर्ति है? तो अष्टाध्यायी को जो है पाणिनि जी ने लिखा था। ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाणिनि। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हो जाएंगे। ठीक है। चाणक्य या फिर इनको ही कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है। और ये अर्थशास्त्र जो है ये एक राजनीतिक किताब है, न कि कोई इकोनॉमिक्स की किताब है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा था ये एक राजनीतिक किताब है, इसमें राजनीति के बारे में आपको समझाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हो जाएंगे। ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नारायण पंडित। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो शाहनामा के रचनाकार हो जाएंगे फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता हो जाएंगे भरत मुनि। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, किरातार्जुनीयम किस कवि की रचना है? तो किरातार्जुनीयम यहाँ पर भारवी की हो जाएगी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारवी। किरातार्जुनीयम भारवी के द्वारा ही लिखी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हो जाएंगे यहाँ पर चंद्रबरदाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, पेरिपल्स ऑफ इरिथियन सी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पेरिपल्स ऑफ इरिथियन सी के लेखक यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब इनमें से कोई नहीं है तो पेरिपल्स ऑफ इरिथियन सी के असली लेखक कौन हो जाएंगे?
तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे विलियम एच शॉप। तो विलियम एच शॉप इस पुस्तक के असली लेखक हो जाएंगे। ठीक है, जब मैं इसकी आपको पीडीएफ दूंगा तो वहाँ पर मैं इसको प्रॉपर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस यहाँ पर एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी, जो कि आपकी एक इकोनॉमिक्स की बुक है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यहाँ पर अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अरुंधति रॉय। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान इस पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, यानी कि हिंदी व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो हिंदी व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक हो जाएंगे एम के गांधी। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एम के गांधी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन है। तो मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक हो जाएंगे सलमान रश्दी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी। प्रश्न नंबर 19, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है। तो वॉर एंड पीस के लेखक हो जाएंगे आपके लियो टोल्स्टॉय। ठीक है, लियो टोल्स्टॉय के द्वारा ही वॉर एंड पीस यहाँ पर लिखी गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, लाइफ डिवाइन निम्न में से किसकी एक प्रसिद्ध रचना है। तो लाइफ डिवाइन यहाँ पर हो जाएगी आपकी अरविंद घोष की। ठीक है, अरविंद घोष ने ही लाइफ डिवाइन को यहाँ पर लिखा है। प्रश्न नंबर 21, रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए ही नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर इस पुस्तक को यहाँ पर जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयराम रमेश। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखी गई है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक हो जाएगी यहाँ पर इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा है। तो देखिए गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक हो जाएंगे अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस उपन्यास के लेखक कौन है। तो इस उपन्यास के लेखक हो जाएंगे अरुंधति रॉय। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये 2 बार प्रश्न आ गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, प्रसिद्ध पुस्तक इग्निटेड माइंड्स के लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध पुस्तक जो इग्निटेड माइंड है इसके लेखक हो जाएंगे आपके एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है उन्होंने ही इग्निटेड माइंड्स को यहाँ पर लिखा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर इस उपन्यास के लेखक हो जाएंगे एडमिरल सुशील कुमार। ठीक है, एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा ही ये उपन्यास लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है। तो वेटिंग फॉर ए वीजा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अनटचेबल जो है मुल्कराज आनंद जी के द्वारा यहाँ पर लिखी गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुल्कराज आनंद। तो इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ये थी आपकी प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक।
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गई होगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वहाँ पर आप जाइएगा और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। महत्वपूर्ण देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, गैबोन की मुद्रा का क्या नाम है? तो देखिए गैबोन की मुद्रा का नाम हो जाएगा फ्रैंक। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चिली की मुद्रा का क्या नाम है? तो चिली की मुद्रा हो जाएगी यहाँ पर पीसो। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इराक की मुद्रा का क्या नाम है? तो इराक की मुद्रा हो जाएगी दिनार। ठीक है, इराक की मुद्रा दिनार होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, वियतनाम की मुद्रा का क्या नाम है? तो वियतनाम की मुद्रा का नाम हो जाएगा डोंग। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? तो देखिए भूटान की मुद्रा का नाम हो जाएगा नेगुलट्रम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम हो जाएगा रैंड। अगला प्रश्न है यहाँ पर, खालिस्तान अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा है, यानी अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा पूछ रहा है, तो अफगानिस्तान की हो जाएगा अफगानी। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम हो जाएगा टका। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो देखिए नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया हो जाएगा। ठीक है, नेपाली रुपया यहाँ पर इसकी मुद्रा होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा का क्या नाम है? तो देखिए मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम हो जाएगा रिंगित। ठीक है, रिंगित इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इजराइल की राजधानी क्या है? तो देखिए इजराइल की राजधानी हो जाएगी जेरूसलम। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, किस देश की राजधानी अस्ताना है? तो देखिए कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना होती है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 13, ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी हो जाएगी मस्कट। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाएगी ताशकंद। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, किस देश की राजधानी कीव है? तो देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मंगोलिया का कौन सा शहर उसकी राजधानी है? तो देखिए मंगोलिया की राजधानी हो जाएगी उलान बटोर। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की का सीमावर्ती देश नहीं है? तो देखिए तुर्की का सीमावर्ती, जो तुर्की से सीमा साझा करते हैं, साइप्रस भी सीमा साझा करता है, सीरिया भी और इराक भी, ये तीनों ही देश तुर्की के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन कुवैत जो है तुर्की के साथ सीमा साझा नहीं करता, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुवैत। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, निम्न में से रियाद किसकी राजधानी है? तो देखिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, ये आपको पता होगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। प्रश्न नंबर 19, कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो देखिए कंबोडिया की राजधानी हो जाएगी नामपेन। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20, मालदीव किस महासागर में अवस्थित है? तो देखिए मालदीव जो है हिंद महासागर में अवस्थित है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर प्रमुख उत्सव और त्योहार। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, हॉर्नबिल महोत्सव एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, यह भारत में इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए हॉर्नबिल महोत्सव जो है आपका नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया है? क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है और उज्जैन पर यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बेसिकली 4 जगह किया जाता है, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो देखिए पूर्ण कुंभ मेला जो है वो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, यानी अगर अब उज्जैन में मेला लग चुका है इस साल, तो अगले 12 वर्ष बाद ही उज्जैन में लगेगा, जबकि 4-4 वर्ष के अंतराल पर यह अलग अलग जगह लगता है, जैसे कि उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल महोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो देखिए पक्के पगा हॉर्नबिल महोत्सव को अरुणाचल प्रदेश ने अपना राज्य उत्सव घोषित कर लिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए संगाई त्योहार जो है आपका मणिपुर में मनाया जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक हिरण पाया जाता है संगाई नाम का, उसी के बेस पर यहाँ पर इसका नाम रखा गया है संगाई त्योहार, ये मणिपुर में
मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? तो देखिए कर्नाटक में कंबाला त्योहार जो मनाया जाता है इसमें भैंसों की दौड़ कराई जाती है, तो भैंसों की दौड़ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो देखिए गणगौर जो है ये राजस्थान राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर ओणम किसके सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है? तो देखिए यहाँ पर खालिस्तान में हमें भरना है, तो ओणम जो है आपका केरल राज्य में मनाया जाता है, जो कि वहाँ की सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो देखिए डांडिया और गरबा ये बेसिकली गुजरात के नृत्य है, इन्हीं की तर्ज पर यहाँ पर नवरात्रि को मनाया जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो देखिए असम में जो उत्सव मनाया जाता है वो बोहाग बिहू के नाम से मनाया जाता है। बेसिकली इस समय पर यहाँ पर फसल कटाई होती है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए ईस्टर का त्यौहार जो है ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है और ये रविवार के दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, खालिस्तान को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है, यानी किस त्योहार को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है? तो देखिए दीपावली को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? तो देखिए छापर मेला आपका पंजाब में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो देखें नुआखाई जो है आपके ओडिशा राज्य में मनाया जाता है, तो ये ओडिशा से संबंधित है नुआखाई त्योहार, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार चीन के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चीन। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, दुर्गा पूजा खालिस्तान का मुख्य त्योहार है, यानी कि दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य त्योहार है? तो दुर्गा पूजा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में की जाती है, तो पश्चिम बंगाल का ये प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रण उत्सव यहाँ पर गुजरात में मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नवकलेवर उत्सव यहाँ पर ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, लोसूंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसूंग त्योहार यहाँ पर आपका सिक्किम राज्य में लोकप्रिय है, ये सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किसमें लगता है? यानी कि मध्य प्रदेश के कौन से शहर में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो उज्जैन में यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और उज्जैन यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश में ही आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, बैल को काबू में करने वाला त्योहार जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है? तो देखिए जल्लीकट्टू जो है आपका तमिलनाडु में यहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय है और ये तमिलनाडु का ही त्योहार है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए स्नेक बोट यानी कि नाव होती है, सर्प के आकार की नाव होती है, बहुत ही लंबी लंबी नाव होती है, उनकी यहाँ पर रेस कराई जाती है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। केरला में ही स्नेक बोट की रेस यहाँ पर लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडू, विशु और बिसुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? यानी बेसिकली 3-4 जो आपको त्योहारों के नाम बताए हैं इनमें बेसिकली कौन सा जश्न मनाया जाता है, कौन से इवेंट के समय पर ये त्यौहार मनाए जाते हैं? तो देखिए ये जब नए साल की शुरुआत होती है तब अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग रूप में मनाते हैं, जैसे कि असम में इसको बिहू के अनुसार मनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नए साल की शुरुआत। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, मकर संक्रांति है, यानी मकर संक्रांति को ही पतंग महोत्सव भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, केंदुली उत्सव खालिस्तान में आयोजित किया जाता है,
यानी यहाँ पर आपसे पूछा है कि केंडिली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो केंडिली उत्सव यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो उगादि उत्सव भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है, तो देखिए फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार है यहाँ पर पोंगल। ठीक है, ये जब फसलों की कटाई होती है तो यहाँ पर पोंगल त्योहार मनाया जाता है, और ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये बेसिकली तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है, तो देखिए भगोरिया उत्सव भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है, तो देखिए भारत में जो हाथी उत्सव मनाया जाता है वो राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है, तो देखिए पुष्कर मेला जो है आपका ये राजस्थान के अंतर्गत मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किन देशों के बीच हुआ, तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, सैन्य युद्धाभ्यास मित्र शक्ति किन देशों के बीच का एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान इन तीनों के बीच बहुपक्षीय युद्धाभ्यास का क्या नाम है, तो भारत, अमेरिका और जापान के बीच जो बहुपक्षीय युद्धाभ्यास होता है उसको मालाबार कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हैंड इन हैंड द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है, तो हैंड इन हैंड ये भारत और चीन के बीच में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, मैत्री व्यायाम किन देशों के बीच का सैन्य युद्धाभ्यास है, तो मैत्री व्यायाम यहाँ पर भारत और थाईलैंड के बीच किया जाता है। ठीक है, मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, शक्ति अभ्यास द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है, तो शक्ति अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गरुड़ शक्ति द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है, तो गरुड़ शक्ति यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गाजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, तो गाजिंद से यहाँ पर हो जाएगा कजाकिस्तान। तो देखिए KAZ इससे तो बन जाता है कजाकिस्तान और IND इससे बन जाता है इंडिया। इन दोनों से आप इसकी पहचान कर सकते हैं, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है, गाजिंद। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है, तो भारत और इंग्लैंड के बीच अजय वारियर सैन्य युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमैक्स किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो सिटमैक्स यहाँ पर भारत, सिंगापुर और थाईलैंड इन तीनों के मध्य आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती भारत और किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो दोस्ती यहाँ पर किया जाता है मालदीव और श्रीलंका के बीच। ठीक है, भारत, मालदीव और श्रीलंका इन तीनों के मध्य यहाँ पर त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, स्लिनेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, तो सिलिनेक्स यहाँ पर भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, भारत में आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव को किसने आयोजित किया, यानी भारत में एक अभ्यास चलाया जाता है आतंकवाद के खिलाफ जिसका नाम है गांडीव, ये किसने आयोजित किया था, तो ये किया था हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको NSG भी बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है,
तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है? तो भारत और अमेरिका के बीच यह युद्धाभ्यास किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच ही आयोजित किया जाता है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो भारत और रूस के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन किन 6 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो सी ड्रैगन यहाँ पर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया, इन 6 के मध्य सी ड्रैगन युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है? देखिए सी विजिल जो है यहाँ ये भारत की नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, किस देश की सेना द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास एम्फेक्स का आयोजन किया जाता है? तो यहाँ पर एम्फेक्स के बारे में पूछा गया है। तो एम्फेक्स का आयोजन भी यहाँ पर भारत के द्वारा ही किया जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, जायद तलवार द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है? तो जायद तलवार जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, संयुक्त नौसेना अभ्यास जायर अल बहर भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जायर अल बहर जो है भारत और कतर के बीच आयोजित किया जाता है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कतर। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, पहला ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास कोंकण शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो कोंकण शक्ति जो है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम या फिर यू के बीच को कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जाता है? तो एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और किस संगठन के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये जो सैन्य अभ्यास है ला पेरोस ये फ्रांस और एक संगठन है उसके मध्य आयोजित किया जाता है। तो वह संगठन का क्या नाम है? उस संगठन का नाम है क्वाड देश। यानी क्वाड देश के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं वे सभी और फ्रांस इन सभी के मध्य ये ला पेरोस सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वाड देश। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया गया है? तो देखिए सुरक्षा कवच 2 का आयोजन भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन है एक उसके मध्य और महाराष्ट्र पुलिस के मध्य आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र पुलिस। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, हाल ही में लॉन्च किया गया संशोधक जहाज समुद्री जहाजों की किस श्रेणी में आता है? तो हाल ही में जो लॉन्च किया गया है संशोधक जहाज ये सर्वेक्षण जहाज की श्रेणी में आता है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रीडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन की खरीद के लिए मंजूरी दी है? देखिए इसको आपको ध्यान रखना है, प्रीडेटर MQ-9 रीपर ये यूएसए का एक ड्रोन है। इसको खरीदने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये यूएसए का ड्रोन है। अगला सवाल है यहाँ पर एक्स खान क्वेस्टर 2023 बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र अभ्यास की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया के साथ इसकी मेजबानी की गई है। ठीक है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को उपहार में दिया था? तो भारत ने जो अपने आप ही स्वदेश निर्मित मिसाइल जो थी उसका नाम था कॉर्वेट INS कृपाण, ये वियतनाम को उपहार में दिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर MPATGM क्या है? MPATGM एक टैंक रोधी मिसाइल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैंक रोधी मिसाइल। प्रश्न नंबर 2, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम है। ठीक है, ये एंटी रेडिएशन यानी रेडिएशन के खिलाफ ये कार्य करती है और ये स्वदेशी है, खुद के ही देश में, हमारे ही देश में बनी हुई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। तो भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल नाग है। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाग। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C-130J सुपर हरकुलिस जो है हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, धनुष मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? तो देखिए जो धनुष मिसाइल है इसकी मारक क्षमता हो जाती है आपकी 350 किलोमीटर दूर। ठीक है, यानी कि 350 किलोमीटर दूर तक ये धनुष मिसाइल है जो वहां तक वार कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, किस मिसाइल को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है? यानी कि एक ऐसी मिसाइल है जिसको दागो और भूल जाओ भी कहते हैं, यानी एक बार दाब दीजिए वो अपने आप ही सब काम करती रहेगी, तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर नाग। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाग। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए CSIR वैज्ञानिक तथा अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं, ये अपने अंडर इसका देख रेख करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन श्रेणी की किस पनडुब्बी को बनाया? यानी एक मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, इन्होंने प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन श्रेणी को पनडुब्बी को बनाया है। तो उस पनडुब्बी का क्या नाम है? तो उस पनडुब्बी का नाम है INS वाघशीर। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, DRDO ने निम्न में से किस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए DRDO ने टैंक रोधी मिसाइल है एक, उसका परीक्षण किया है, उसका नाम है यहाँ पर हेलिना। ठीक है, तो DRDO ने हेलिना मिसाइल का परीक्षण किया है और ये हेलिना मिसाइल जो है टैंक रोधी मिसाइल होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो देखिए पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट जो है इसका सफल परीक्षण पोखरण से किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, परले मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? देखिए परले मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 150 से 500 किलोमीटर दूर की है, यानी कि 150 से ऊपर और 500 से नीचे इसकी मारक क्षमता होती है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, भारत को चीनी गतिविधियों पर निगरानी के लिए हेरान ड्रोन किस देश ने दिया है? यानी भारत को एक हेरान ड्रोन नाम का ड्रोन दिया गया है, ये किस देश ने दिया है? तो इजराइल ने भारत को हेरान ड्रोन दिया है जिससे कि हम चीन पर नज़र रख सके, चीन की गतिविधियों पर नज़र रख सके। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं, जैसे कि हैरान ड्रोन। देखिए इजराइल जो है ना छोटा सा देश है और उसने लगभग सभी देशों को हैरान कर रखा है, तो ठीक है ऐसे आप ध्यान रख लीजिए, हैरान ड्रोन, इजराइल ने हैरान किया तो हैरान ड्रोन इजराइल का है और भारत को दिया है चीन की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए।
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ तैनात किया गया है। देखिए पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खालिस्तान के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो देखिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो मिसाइल है ये भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत और रूस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, जनरल विपिन रावत के निधन के बाद भारत सरकार ने किसको भारत का नया चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए जनरल विपिन रावत जो थे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और उनका निधन हो गया था। उसके बाद जो है यहाँ पर अब नए CDS पद का जो भार संभाल रहे हैं वो है MM नरवणे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरवणे। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड का मुख्यालय भारत के किस शहर में है। तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। तो उस मिसाइल का नाम है यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, श्रीहरिकोटा से PSLV 17 द्वारा एक खालिस्तान उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया है। तो देखिए ये जो उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है जिसका नाम GSAT-12 है, ये किस तरीके का उपग्रह है। तो देखिए एक संचार उपग्रह है। ठीक है, संचार के लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है। तो देखिए तेजस नामक जो स्वदेशी LCA फाइटर जेट है इसका निर्माण यहाँ पर किया है हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड ने इसका किया है और हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, अभी मैंने आपको बताया था बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्ष। उस रोबोट का नाम है यहाँ पर दक्ष। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, हवा से हवा में मार करने वाली भारत का प्रथम मिसाइल कौन सी है। तो देखिए हवा से हवा में मार करने वाली भारत की प्रथम मिसाइल जो है अस्त्र हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्रथम मिसाइल पूछा है तो आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम मिसाइल क्या हो जाएगी, हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, भारत में DRDO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो देखो भारत में DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा देश हथियार व गोला बारूद का सबसे बड़ा आयातक है। अब देखिए आयातक का मतलब होता है जो आयात करता है, जो खरीदता है। तो देखिए विश्व में जो सबसे ज्यादा गोला बारूद खरीदता है हथियार वो अफगानिस्तान खरीदता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है आपका ट्राम्बे में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में सेनाओं के आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा का उद्घाटन किया है। तो देखिए राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक आपातकालीन लैंडिंग का उद्घाटन किया है। तो वो किस राज्य में किया है, तो राजस्थान राज्य में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर यहाँ पर इन्होंने आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन स्थापित किया है। तो देखिए भारतीय जो नौसेना है उसने अपना नौसेना भवन स्थापित किया है और ये कहाँ पर किया है, ये दिल्ली में किया है। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, भारत में विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है। तो देखिए भारत में जो सबसे पहला हल्का लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर है उसका नाम यहाँ पर प्रचंड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रचंड। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए गठित 32 महिला कर्मियों के सुरक्षा बल को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी है, उनसे मुकाबला करने के लिए 32 महिलाओं की एक
सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा बल तैयार किया गया है, तो उसका नाम यहाँ पर दुर्गा फाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा फाइटर। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, मास्टर रैंक किस रक्षा बल से संबंधित है? तो देखिए जो मास्टर रैंक है वो भारतीय नौसेना से संबंधित है। इसमें अलग अलग रैंक होती है, जिसमें एक रैंक होती है मास्टर रैंक, ये आपकी नौसेना से संबंधित। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम विक्रम साराभाई के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? तो देखिए भारत में सर्वप्रथम जिस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था वह था आर्यभट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो भारत ने अपना पहला सैटेलाइट 1975 में लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह कहलाता है? भूतुल्यकालिक उपग्रह कहलाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतुल्यकालिक। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो देखिए मंगल ऑर्बिटर मिशन जो है, जिसको मंगलयान भी कहते हैं, ये किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो 2013 में ये प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2013। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू हुआ का नाम क्या है? तो देखिए सूर्य मिशन का जो नाम है वो हो जाएगा आपका आदित्य L1। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए किनको प्रसिद्ध रूप से रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए भारत में जो रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है वो के सिवान को जाना जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के सिवान। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर बता दूं मैं आपको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय यहाँ पर बेंगलुरु में है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मैटसैट क्या है? तो इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मैटसैट जो है आपका भू समकालिक उपग्रह है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, GSLV का पूरा नाम क्या है? तो GSLV का पूरा नाम यहाँ पर हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, श्रीहरिकोटा जहाँ से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था किस जिले में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है आपका ये तिरुपति जिले में उपस्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने वर्ष खाली स्थान में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी इसरो जो है अब अंतरिक्ष में मानव को भी भेजेगा, तो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन वो 2025 से शुरू करने वाला है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2025। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? तो देखिए L1 का जो अभिप्राय है वो हो जाएगा लैग्रेंगियन पॉइंट 1। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैग्रेंगियन पॉइंट 1। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का क्या नाम है? तो भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान यानी जिसमें मानव भी बैठा था वो अंतरिक्ष उड़ान क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गगनयान। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है? तो चंद्रयान 2 जो था उसकी रोवर प्रज्ञान की जो विद्युत शक्ति थी वो थी आपकी 50 वाट। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 वाट। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली गगन का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर गगन की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है, तो गगन की फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, तो गगन की फुल फॉर्म यहाँ पर हो गई GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पर देखते हैं विभिन्न वैश्विक सम्मेलन। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, वर्तमान में ब्रिक्स के कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में ब्रिक्स के 10 सदस्य देश है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी।
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, वर्ष 2024 में नाटो का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वर्ष 2024 में नाटो का 34वां शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, भारत में महिला 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य किया था? तो भारत में महिला 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी तमिलनाडु ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, G20 या फिर ग्रुप ऑफ 20 इसे ही कहा जाता है, इसका ये क्या है? तो G20 या फिर ग्रुप ऑफ 20 ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मंच। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए G20 सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो G20 सम्मेलन 2023 की थीम थी ऑप्शन नंबर ए, वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। ठीक है, ये इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में आयोजित हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वर्ष 2024 में भारत देश क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, 42वां एशियन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 42वां एशियन शिखर सम्मेलन 2023 इंडोनेशिया में हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, भारत द्वारा आयोजित किया गया G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 कौन सा संस्करण था? तो 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन का संस्करण था ये 18वां संस्करण था। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 विल्नियस में आयोजित किया गया। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 विल्नियस में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देशों ने भाग लिया? तो G20 सम्मेलन में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन आता है। ठीक है, ये G20 के सदस्य देश है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? तो 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद आपका बर्लिन में हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्लिन। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन जेद्दा में हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेद्दा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात करेगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, मई 2024 में 10वां विश्व जल फोरम किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 10वां विश्व जल फोरम इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, द्वितीय एआई शिखर सम्मेलन के दौरान एआई ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया गया था जिसमें एआई सुरक्षा और सहयोग पर जोर दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सियोल, दक्षिण कोरिया। यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP 27 पार्टियों का सम्मेलन 6 से 18 नवंबर तक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। मिस्र में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना विषय पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
तो भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर जो पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ है वो हैदराबाद में हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कोप 28 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोप 28 जो आयोजित किया गया है वो संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 में हुआ है और उसकी मेजबानी हमारे भारत, अपना प्यारा भारत इंडिया ने की है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी फिजी देश ने की है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिजी। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय कहाँ पर है। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। विश्व व्यापार संगठन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो WTO होता है, यहाँ पर WHO नहीं होता। WHO का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको WTO कर लेना। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, कंदारिया महादेव मंदिर जो है ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है और ये आपका खजुराहो में हो जाएगा। ठीक है, कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियाई विकास बैंक, जिसको ADB भी कहते हैं, तो इसका मुख्यालय है यहाँ पर फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डेटा जो बुक्स है वो लुप्तप्राय पादप और जंतु से है, यानी जो पादप और जंतु लुप्त हो रहे हैं उनसे रिलेटेड है रेड डेटा बुक। उनका वर्णन जो है इस रेड डेटा बुक में यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है, यानी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है, अब इसका नया नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नया नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी, जिसको INSA भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी INSA की स्थापना जनवरी 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको NATO भी कहा जाता है, किस प्रकार का संगठन है? तो NATO एक अंतर सरकारी सैन्य संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो देखिए, आसियान का सदस्य जो है वो भारत नहीं है, हम जो है आसियान के सदस्य नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से UN का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया है? तो देखिए, UN का जो 193वां सदस्य बनाया गया है वो दक्षिणी सूडान को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको सार्क भी कहा जाता है, इसका सचिवालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8 बार यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, 8 बार ये भारत इसका सदस्य रह चुका है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, UNO के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो जब UNO का गठन हुआ था तब इसके सदस्य जो देश थे वो 51 थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना UNO का प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन शब्द को इस्तेमाल किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु कौन से वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु वर्ष 1966 में एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16,
संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव किस देश से संबंधित थे? तो संयुक्त राष्ट्र के पहले जो महासचिव थे वो नॉर्वे से संबंधित थे, ठीक है, नॉर्वे के थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया, आपको ध्यान देना है, ये इसका मुख्यालय है यहाँ पर जापान में स्थित, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय जापान में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, विश्व व्यापार संगठन WTO किसके लिए नियम निर्धारित करता है? तो WTO जो है वो वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के कितने सदस्य हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के कुल सदस्य हैं यहाँ पर 164। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? तो देखिए वैश्विक व्यापार से संबंधित कौन सा हो जाएगा आपका? WTO कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो देखिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया था? तो भारत का सबसे पहला विश्व विरासती शहर जो था वो आपका अहमदाबाद हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोम जीसस का बसीलिका। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, मच्चू पिच्चू की विश्व धरोहर स्थल तथा ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मच्चू पिच्चू की विश्व धरोहर स्थल आपकी पेरू में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, कोर्बुजियर वास्तुकार के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, विश्व के किस भाग में सार्क के सदस्य देश है? तो सार्क के सदस्य जो देश है वो दक्षिण एशियाई देश होते हैं, तो दक्षिण एशिया में ये स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो सार्क में कुल सदस्य देश है 8, ठीक है, जिसमें हमारा भारत भी स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थिम्पू, भूटान में, ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू में सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय स्थित है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं GST से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में GST किस समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था? तो भारत में GST को विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, GST को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला राज्य असम हो जाएगा, जिसने सबसे पहले GST को लागू किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, GST को किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है? तो GST को अनुच्छेद 279 यानी कि अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति द्वारा GST काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा GST काउंसिल का गठन सितंबर 2016 में किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, GST काउंसिल में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो GST काउंसिल में सदस्यों की कुल संख्या हो जाएगी 31, जिसमें इसके अध्यक्ष जो होते हैं हमारे वित्त मंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, उसको मिलाकर यहाँ पर 31 सदस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, GST को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया है? तो GST को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, GST चोरी करने पर कितने साल की सज़ा का प्रावधान है? तो अगर आप GST की चोरी करते हैं तो आपको 5 साल की सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, GST में कितने प्रकार की
दरें प्रचलित है, यानी कितने प्रकार की दर जीएसटी में है, तो 5 प्रकार की दर जीएसटी में शामिल है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो देखिए विश्व में यहाँ पर पूछा गया है, तो विश्व में सबसे पहले जो जीएसटी लागू हुई थी वो फ्रांस देश में हुई थी। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो जीएसटी की अवधारणा जो ली गई है वो कनाडा देश से ली गई है। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो जीएसटी द्वारा जो कर समाप्त किया गया है उसका नाम है सेवा कर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती? यानी कि कौन सी ऐसी दर है जो जीएसटी की दरों में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25% यहाँ पर किसी भी वस्तु पर दर जीएसटी नहीं ली जाती। ठीक है, जबकि 5%, 12% और 18% ये यहाँ पर ली जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, जीएसटी किस पर लगाया जाता है? तो यानी कि जीएसटी पूछा है यहाँ पर किस पर लगाया जाता है? निर्माताओं पर लगाया जाता है, उपभोक्ताओं पर, या खुदरा विक्रेता पर, या इन सभी पर? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी पर। यानी कि जो तीनों यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं इन सभी पर जीएसटी लगाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, किस प्रकार का कर जीएसटी है? यानी कि जीएसटी को पूछा है कि ये किस प्रकार का कर है, क्या ये प्रत्यक्ष कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है? तो देखिए हम जो जीएसटी देते हैं वो डायरेक्ट नहीं देते सरकार को। हमसे जो जीएसटी लिया जाता है जब हम कोई सामान खरीद लेते हैं तो इनडायरेक्टली हमसे यहाँ पर ले लिया जाता है, प्रोडक्ट के अंदर ही वो छुपा हुआ होता है, तो इसलिए यहाँ पर छुपा हुआ होता है, तो ये अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर कहा जाता है। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, जीएसटी परिषद का प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो जीएसटी परिषद का जो प्रमुख होता है वो वर्तमान में जो भी वित्त मंत्री होता है वही होता है। तो हमारे वर्तमान में वित्त मंत्री कौन से हैं यहाँ पर? निर्मला सीतारमण जी है, तो यही जीएसटी परिषद के प्रमुख हो जाएंगे, यानी कि इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं है? तो जीएसटी के अंतर्गत कौन सी शामिल है, यानी कि किन वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगता है? कुकिंग गैस है, क्या इस पर जीएसटी लगता है? पेट्रोल पर जीएसटी लगता है, या फिर शराब पर जीएसटी लगता है या नहीं? तो ये तीनों ही जो ऑप्शन दिए गए इन तीनों पर ही यहाँ पर जीएसटी नहीं लगता है, ये जीएसटी के बाहर रखे गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, अंतर्जातीय आपूर्ति के लिए कानूनी रूप से स्वीकृत उच्चतम जीएसटी दर क्या है? यानी कि जो 5 प्रकार की जीएसटी है उनमें सबसे हाईएस्ट दर कौन सी है? तो सबसे हाईएस्ट दर जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 28% प्लस उपकर। यानी कि मैक्सिमम जो जीएसटी लगती है वो 28% लगती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी आयात शुल्क लगाया जाता है? तो जीएसटी आयात शुल्क में जीएसटी को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आईजीएसटी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आईजीएसटी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, विश्व में भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना? यानी भारत से पहले भी बहुत से देशों ने यहाँ पर जीएसटी को लागू किया था, तो उसी क्रम में भारत जो है वो कितने नंबर का जीएसटी लागू करने वाला देश बना? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 161वां देश जो है भारत बन गया है जीएसटी लागू करने वाला। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो सबसे पहले जो जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार किया था उस समिति का नाम था असीम दास गुप्ता समिति, और जबकि लागू किस समिति के आधार पर हुई थी? विजय केलकर समिति के आधार पर जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है, ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असीम दास गुप्ता समिति। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, आईजीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269A के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक या फिर डिजिट होते हैं? तो यानी कि जीएसटी का जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और जो आपको जीएसटी नंबर मिलता है उसमें कितनी संख्याएं होती है यहाँ पर ये पूछा गया है। तो उसमें आपकी संख्याएं होती है टोटल 15 अंक का आपका जीएसटी संख्या आपको मिलता है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की अवधारणा किस देश से प्रारंभ की गई थी?
तो जीएसटी की अवधारणा जो है वो कनाडा देश से यहाँ पर ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? तो सर्वप्रथम जो दुनिया में किसी देश में जीएसटी लागू हुई थी तो फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में कुल 31 सदस्य होते हैं, कुल 31 सदस्य। ठीक है, अगर आप जीएसटी को बिल्कुल डिटेल में थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, पूरा आधे घंटे का वीडियो है। उस आधे घंटे में मैंने आपको जीएसटी के बिल्कुल थ्योरी इसे समझाई है कि आप अगर उस क्लास को कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने वहाँ पर जीएसटी के बारे में सब कुछ समझाया है, और उसी क्लास में मैंने अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी जीएसटी से संबंधित रखे हैं। तो आप एक बार उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं यूनेस्को या फिर रामसर स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान करनी है। यानी यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर, आगरा का किला उत्तर प्रदेश 1983 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आगरा का किला जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये 1983 में यूनेस्को ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी, लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, इसको 2007 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया था। ऑप्शन नंबर सी, सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 1988 में शामिल किया गया था या नहीं? तो ये ऑप्शन इसका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पर 1988 में नहीं बल्कि 1989 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं यहाँ पर, फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको 1986 ईस्वी में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? यानी कि कंदरिया महादेव मंदिर है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल है, ये कहाँ पर है? ये खजुराहो के अंदर है। जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये खजुराहो के मंदिरों के अंतर्गत ही आता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सुमेलित नहीं है। यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा गुफाएं क्या कर्नाटक में है? ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। जी हाँ, बिल्कुल सही। सूर्य मंदिर जो कि आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है, ये उड़ीसा में है, बिल्कुल सही। फतेहपुर सीकरी जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही। ये नीचे के तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, और हमसे यहाँ पर गलत पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो एलिफेंटा की गुफाएं है, ये एलिफेंटा द्वीप पर मुंबई के पास पड़ता है, वहाँ पर होती है। ठीक है, ये पश्चिमी भारत में मुंबई के पास ये गुफाएं स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो नेपाल में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर जो है पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो देखिए, विश्व धरोहर स्थलों में जो रेलवे स्टेशन शामिल किया गया है वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को शामिल किया गया है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो देखिए, यूनेस्को के अनुसार जो एलोरा की गुफाओं में गुफाएं हैं वो 34 बताई गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 34। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कितनी संख्या है? तो देखिए, यूनेस्को के द्वारा जो भारत में विश्व धरोहर स्थल है जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, उनकी संख्या हो जाएगी यहाँ पर 42। ठीक है, 42 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, फूलों की घाटी, इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल भी है और अपनी
अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, तो फूलों की घाटी यहाँ पर आपकी हो जाएगी उत्तराखंड में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, भारत की पर्वतीय रेल यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। इसके अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सा रेलवे है जो इसके अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर रेलवे इन तीनों के अंतर्गत नहीं आता। जबकि भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को की सूची में शामिल है उसमें कौन कौन सी आती है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे भी आती है, नीलगिरी माउंट रेलवे भी आती है, और कालका शिमला रेलवे ये भी आती है। ठीक है, ये तीनों ही इसके अंतर्गत आती है, लेकिन कश्मीर रेलवे इसके अंतर्गत नहीं आती। तो इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो यूनेस्को में कौन सा शामिल नहीं है? यहाँ पर खजुराहो शामिल है, बिल्कुल है। भीमबेटका भी शामिल है, सांची का स्तूप भी शामिल है। लेकिन ये आनंद भवन जो है ये विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, क्योंकि ये जो आनंद भवन है ये इलाहाबाद में स्थित है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने इसका अपने पारिवारिक घर के तौर पर बनवाया था। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने इसका निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिमी भारत के घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की दर्जा प्राप्त किया गया था। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा की गुफाएं। जो एलिफेंटा की गुफाएं है वो 1987 में यूनेस्को द्वारा अपने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में उनको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो देखिए विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इनमें से कौन शामिल है? खजुराहो के जो मंदिर है वो विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। जबकि वैष्णो देवी, तिरुमची मंदिर और अक्षरधाम मंदिर ये उस यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ पर नहीं है पूछा गया है फिर से। तो अजंता की गुफाएं शामिल है, बिल्कुल है। और रानी की वाव जो कि पाटन में स्थित है ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी शामिल है। लेकिन दिल्ली का जो जंतर मंतर है ये इस सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो देखिए यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल इनमें से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका असम में पड़ता है। ठीक है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, खालिस्तान भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल भी है। तो इनमें से एक ऐसा है जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है और इसको बायो रिजर्व भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन। सुंदरवन को एक बायो रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है और ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस देश में? अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो देखिए कंचनजंगा जो है ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया था? तो भारत का सबसे पहला विश्व विरासती शहर जो था वो अहमदाबाद था। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से है? यहाँ पर देखिए कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये भी है, मन्नार की खाड़ी ये भी है, ये आपके श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में पड़ती है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और ये नंदा देवी जो कि आपको उत्तराखंड में है, ये तीनों ही बायोस्फीयर रिजर्व कहे जाते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, मच्चू पिच्चू की विश्व धरोहर स्थल एक ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो देखिए मच्चू पिच्चू जो है ये पेरू देश में स्थित है। अब ये पेरू देश कहाँ पर पड़ता है? ये दक्षिणी अमेरिका का एक पश्चिमी देश है,
वहाँ पर ये पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। तो मच्चू पिच्चू कहाँ पर है, पेरू में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, हम्पी को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो देखिए हम्पी को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की सूची में कौन सा स्थल शामिल है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से रामसर स्थल शामिल है। तो सांडी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और हैदरपुर आर्द्र भूमि जो है ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपका असम में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, कौन से महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है। तो देखिए यूरोप महाद्वीप जो है इसमें विश्व धरोहर स्थल सबसे ज्यादा है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं आंतरिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मीसा कानून निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए मीसा कानून जो है वो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, यानी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित एक कानून बनाया गया था जिसका नाम ही मीसा रखा गया था। तो ये कानून जो है 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा बनाया गया था, और उसी वक्त जब आपातकाल लगाया गया था, तो आपातकाल के दौरान जब बहुत से विपक्षी नेताओं ने इंदिरा गांधी जी का विरोध किया तो उन सभी को इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था, ठीक है। बहुत सारे नेता थे जिसमें कि आपके अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और भी अन्य बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सभी को जेलों के अंदर बंद कर दिया गया था, ठीक है। और उसी वक्त लालू प्रसाद यादव के एक बेटी हुई थी जिसका नाम उन्होंने इसी कानून के ऊपर रखा गया था, मीसा भारती उनका नाम है, उनकी बड़ी बेटी का नाम। तो मीसा कानून के ऊपर ही उनकी बेटी का नाम यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। तो चलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ यहाँ पर एमसीक्यू ही आपको कराने वाला हूँ। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम या फिर इसको ही मीसा कानून कहते हैं, 1971 में इसको पारित किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए निम्न में से किस संस्था के साथ रक्षा सौदा किया है। तो देखिए रक्षा सौदा किसके साथ किया है, HAL एक कंपनी है, इसके साथ ये रक्षा समझौता रक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया है, जिसमें कि यहाँ पर 6 डोर्नियर 228 विमानों को खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, आंतरिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। क्या आंतरिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए, देश की सुरक्षा से, किसी क्षेत्र के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से, विघटनकारी और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए एक संप्रभु देश की आंतरिक सीमाओं के भीतर कानून और शांति सुनिश्चित करना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, आंतरिक सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, देश की सीमाओं के भीतर अवैध गतिविधियों की रोकथाम। जी हाँ, आंतरिक सुरक्षा मतलब देश के अंदर की सुरक्षा, और देश की सीमाओं के भीतर ही जो अवैध गतिविधियां हो रही है उनकी रोकथाम के लिए बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को रोकना। ये भी बिल्कुल सही है, देश की सुरक्षा अंदर से ही होगी, जब हानिकारक कोई गतिविधि चल रही होगी तो उसको रोकने के लिए ही ये बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, देश के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि विदेशी मामलों की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत नहीं आती, ठीक। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का उपाय नहीं है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, रक्षा बलों को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करना। ये तो बिल्कुल आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, क्योंकि रक्षा बलों को जब हम आधुनिक हथियारों देंगे तभी तो वे देश के अंदर से सुरक्षित रख पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, देश के बाहर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा करना। क्या देश के बाहर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा भारत के अंदर रहकर करेंगे। जी नहीं, ये वाला ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी के ये 2 अन्य ऑप्शन भी आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7,
भारत की आंतरिक सुरक्षा के कारक कौन से नहीं है? प्रश्न में पूछा है नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए, देश में आंतरिक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना, बिल्कुल सही। जब देश के अंतर्गत सांप्रदायिक सद्भाव होगा, भाईचारा होगा, तभी देश अंदर से शांतिपूर्ण रह सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कानून और व्यवस्था बनाए न रखना, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे ये पूछा गया कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के कारक कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि कानून और व्यवस्था न बनाए रखना, इससे कहाँ से आंतरिक सुरक्षा हो जाएगी? कानून और व्यवस्था को तो बनाए रखना है, यहाँ पर ये कह रहा है बनाए न रखना, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ नहीं है? फिर से यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए, जानवरों का शिकार। ये जानवरों का शिकार, इससे तो कोई आंतरिक सुरक्षा का कोई सिस्टम ही नहीं बैठता, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। मादक द्रव्यों का व्यापार, ये तो मादक द्रव्यों का व्यापार को जब हम रोकेंगे तभी देश की आंतरिक सुरक्षा बनी रहेगी, ये भी एक ऑप्शन इसका होगा। ऑप्शन नंबर सी, काले धन को वैध बनाना, ये भी एक चुनौती है आंतरिक सुरक्षा की, ठीक है। धार्मिक कट्टरता और जातीय संघर्ष, जब किसी धार्मिक कट्टरता या फिर आपस में जातियों में जो संघर्ष चलता है, उससे भी देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तो ये भी एक अपने आप में चुनौती हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है, बाकी चुनौती तो है, ये भी चुनौती है, ऑप्शन नंबर बी भी चुनौती है और ये भी चुनौती है, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया कौन सी एक चुनौती नहीं है। तो जानवरों का शिकार करना, इससे आंतरिक सुरक्षा के मामले में कोई चुनौती नहीं माना गया है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की कमियां क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, परिस्थितियों के अनुसार अपने आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत में संशोधन न करना, तो प्रश्न का सही जवाब ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार अगर आपने आंतरिक सुरक्षा के जो सिद्धांत होते हैं उनमें कोई संशोधन नहीं किया, तो ये अपने आप में एक कमियां मानी जाती है आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की, ठीक है। क्योंकि समय समय पर अलग अलग चुनौतियां आती रहती है ना, तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें अपने कानूनों में थोड़ा बहुत संशोधन करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहा है संशोधन न करना, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, आंतरिक सुरक्षा में सुधार के लिए क्या उपाय है? तो ऑप्शन नंबर ए, लोगों के जीवन स्तर को आर्थिक रूप से ऊंचा उठाकर। ऑप्शन नंबर बी, लोगों को नौकरियां देकर। ऑप्शन नंबर सी, नक्सलवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाकर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा में सुधार के लिए क्या उपाय करना चाहिए? भाई आंतरिक सुरक्षा किससे करनी पड़ेगी? भाई जैसे कि भारत के अंदर नक्सलवाद है और आतंकवाद है, इन दोनों के खिलाफ कोई विरोध चलाएंगे तभी तो हम आंतरिक सुरक्षा में कोई सुधार कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, किन कारणों से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है? तो देश की आंतरिक सुरक्षा को किस वजह से खतरा हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, विदेशी नागरिकों की राजधानी से, जी नहीं, इससे तो कोई खतरा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, देश की सीमा के बाहर पाए जाने वाले खनिज से। भाई देश की सीमा के बाहर क्या करने जाएंगे, जब हमारे जो खतरा है वो आंतरिक सुरक्षा का मैटर जो होता है देश के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, देश की कमजोर साइबर सुरक्षा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देश की अगर साइबर सुरक्षा ही कमजोर हो जाएगी तो कोई भी उस पर अटैक कर सकता है भारत के अंदर, तो भारत को अंदर से कमजोर कर सकता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, देश की आंतरिक सुरक्षा में हम किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं? तो देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आम नागरिक क्या उपाय कर सकता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अपनी आय बढ़ाकर। क्या आप अपनी आय को बढ़ाकर देश की सुरक्षा करेंगे? जी नहीं। विदेश जाकर पैसा कमाएंगे। भाई विदेश जाकर पैसा कमाने से तो हम देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दे सकते हैं, आंतरिक सुरक्षा को नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, स्वयं संविधान और कानून का पालन करना तथा दूसरों को भी ऐसा करवाना, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम संविधान के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करेंगे और किसी दूसरे व्यक्ति को भी उन कानूनों का पालन करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे, तभी हमारा देश आंतरिक रूप से सुरक्षित रह सकता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत के घटकों में क्या शामिल नहीं है? तो आंतरिक सुरक्षा के सिद्धांतों के अंतर्गत क्या क्या होता है और इसमें पूछा गया कि क्या नहीं होता है। तो साइबर सुरक्षा, जी हाँ, आंतरिक सुरक्षा से साइबर सुरक्षा पर डिफेक्ट पड़ता है।
फिर होगा सीमा प्रबंधन, जी हाँ। और केंद्र राज्य में समन्वय, ये भी बिल्कुल सही है। केंद्र और राज्य के बीच अगर समन्वय नहीं रहेगा तो आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन कर में चोरी, अगर आप किस कर में चोरी करते हैं, सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, तो इससे आंतरिक सुरक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो बात अलग है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था पर इसका फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, पिछले वर्षों में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? तो आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967, ये वाला उपाय किया गया है। बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बाकी अन्य ऑप्शन बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ, ये तो कोई आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड नहीं है। स्टैंड अप इंडिया योजना, ये भी आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड नहीं है। आयकर अधिनियम, ये भी नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का ध्येय है? उद्यम, निष्पक्षता और सच्चरिता। ये तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, भारतीय अपराध जांच विभाग, जिसको सीआईडी भी कहा जाता है, इसका जनक किसे माना जाता है? तो सीआईडी का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को सीआईडी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, सीआईडी की कौन सी शाखा जालसाजी और नकली चीजें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है? तो देखिए, जालसाजी और नकली चीजें बनाने जैसे जो गंभीर आरोप है, इनकी जांच करने के लिए सीआईडी के अंतर्गत एक शाखा होती है जिसको अपराध शाखा भी यहाँ पर कहा जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? भारत की रक्षा, जी हाँ। राष्ट्रीय सुरक्षा तभी कहेंगे जब भारत की रक्षा होगी, ये तो इसमें शामिल है। समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रख रखाव, ये भी बिल्कुल सही है। भारत की सुरक्षा, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के अंतर्जातीय जल विवाद, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के अंतर्गत जो राज्यों के, दो राज्यों के बीच जो जल विवाद होता है, उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत ऊपर के तीनों शब्द दिए गए हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी, इसके अंतर्गत ये शब्द नहीं आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं सोशल नेटवर्किंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, सोशल मीडिया वीडियो और लिखित पाठ के माध्यम से खालिस्तान सामग्री हमें जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देती है? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशित करना। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, फोटो साझा करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो फोटो साझा करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग की, यानी कि ऐसी सोशल मीडिया ऐप जिनके द्वारा हम फोटो को साझा कर सकते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से है? फेसबुक आपका सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम भी है और ट्विटर भी है। लेकिन जो गूगल है, ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। इसके द्वारा आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो ये आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट कर देता है, तो इसलिए गूगल एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फेसबुक की स्थापना जो हुई थी वो सन 2004 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, ट्विटर एक खालिस्तान आधारित संचार मंच है। तो ट्विटर क्या है? ट्विटर एक एसएमएस आधारित संचार मंच है, यानी ट्विटर के द्वारा हम क्या करते हैं, कुछ एसएमएस टाइप का ही तो लिखते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए ट्विटर एक एसएमएस संचारित आधार मंच है। और ट्विटर का नाम अब बदलकर क्या कर दिया है? एलन मस्क ने इसको खरीद लिया और इसका नाम बदलकर रख दिया गया है एक्स, ठीक है। खाली एक सिंगल एक्स लिख दिया तो ट्विटर का नाम ये हो गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन है? तो देखिए, सबसे बड़ा सर्च इंजन पूछा गया है। सर्च इंजन सबसे बड़ा कौन सा है? गूगल। लेकिन दूसरा पूछा गया है यहाँ पर, दूसरा कौन सा बन गया है? अब यहाँ पर हो गया है यूट्यूब, ठीक है। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूट्यूब। यूट्यूब जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन या फिर सर्च इंजन बन गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, नौकरी खोजने, पेशेवरों से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा
खालिस्तान हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसायों को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। तो कौन सा एक ऐप है जो ये सभी काम करता है, जिस पर हम नौकरी भी खोज सकते हैं, पेशेवर आदमी उस पर रहते हैं उनसे भी हम जुड़ सकते हैं, और अपने जो बिजनेस वगैरह करते हैं उनके उस व्यवसाय को भी बढ़ावा लेने के लिए उनसे मदद ले सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर ऐप है, यहाँ पर लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन पर आप प्रोफाइल बनाते हैं तो वहाँ पर आपको इन सभी व्यक्तियों से जुड़ने में मदद मिलती है। आप तो शायद नहीं चलाते होंगे लिंक्डइन, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करता हूँ, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, खालिस्तान का उपयोग करके हम दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और ग्राहकों को संदेश, चित्र, ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। फेसबुक के द्वारा हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को ऑडियो, वीडियो और चित्र भी भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2005 में बनाया गया एक निःशुल्क वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो 2005 में किसकी स्थापना हुई थी? यूट्यूब की स्थापना हुई थी, और यूट्यूब के जरिए हम फ्री में वीडियो को शेयर करते हैं, इस पर अपलोड करते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी यहाँ पर फ्री में ही अपलोड की गई है और आप इसको फ्री में ही देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक इमेज पिनिंग वेबसाइट है। यानी यहाँ पर अपने जो फोटो खींची है या आपके पास जो भी कोई फोटो है, उस फोटो को या फिर उस इमेज को यहाँ पर पिन कर दिया जाता है, यहाँ पर बेसिकली अपलोड कर दिया जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पिंटरेस्ट, इस वेबसाइट का नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, आप सोशल नेटवर्किंग साइटों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोगों को देखा जा सकता है। तो सोशल नेटवर्किंग की साइटों पर आप किसके साथ जुड़ सकते हैं या फिर किन को देख सकते हैं? राजनेताओं को देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, राजनेताओं के अलग अलग यूट्यूब चैनल, जैसे मोदी जी का चैनल हो या राहुल गांधी का चैनल है, ठीक है। तो इनको हम देख सकते हैं ना सोशल नेटवर्किंग की साइटों पर। ऊपर से यहाँ पर अपराधियों को भी देख सकते हैं। मान लीजिए कोई अपराधी है, उसका तुरंत यहाँ पर वीडियो वायरल हो जाता है, तो हम इन साइटों के माध्यम से ही तो उनका पता लगाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कोई गाना रिलीज हो जाता है, तो जो उस गाने को गा रहा है उसको भी हम इन सोशल नेटवर्किंग साइटों पर जाकर ही देखते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल सोशल मीडिया पर ही डिपेंडेंट हो चुके हैं हर एक खबर, हर एक न्यूज के लिए। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी को हम यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइटों के जरिए से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों को हेल्पलाइन नंबर पर साइबर अपराध की शिकायत की समय सीमा क्या है। यानी आपके साथ अगर कोई धोखाधड़ी हो जाती है, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, तो उसकी शिकायत आप साइबर क्राइम में कितने समय के लिए कर सकते हैं। तो 24 घंटे के अंदर आपको शिकायत दर्ज करनी होगी। अगर आप 24 घंटे के बाद में शिकायत दर्ज करेंगे तो आपकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको सतर्क रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको खुद को भी पता रखना है और अपने पड़ोसियों, अपने भाइयों, रिश्तेदारों को भी इसके बारे में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो 24 घंटे के अंतर्गत आपको इसकी जो रिपोर्ट है वो कर देनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। तो फेसबुक का अब नाम बदलकर मेटा हो गया है, ठीक है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, साइबर अपराध का जो मुख्यालय है यूपी में, वो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। यानी इनमें से कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले डेटा को फिल्टर कर लेता है, जिसको फायरवॉल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट या फिर ईमेल से संबंधित है। तो इंटरनेट और ईमेल से संबंधित यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बुकमार्क, ठीक है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुकमार्क। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह क्या कहलाता है। तो नियमों का समूह क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि आपने ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही इस वर्ड का यूज होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है। तो हैकिंग के लिए अगर किसी यूजर का पासवर्ड हम पता करने की कोशिश करते हैं तो उसको यहाँ पर स्पूफिंग कहते हैं, ठीक है। स्पूफिंग उसको यहाँ पर कहा जाता है। प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सोशल मीडिया में जो हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य है
वो हो जाता है यहाँ पर सर्चेबिलिटी के लिए कीवर्ड या टॉपिक को चिन्हित करना। जैसे कि हमने कोई यहाँ पर हैशटैग चलाया, जैसे कि मैं अपने खुद के चैनल का चलाता हूँ एग्जाम विद जीके, अगर हम इसको हैशटैग के साथ इसके बहुत सारी वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो कोई भी अगर इस हैशटैग को सर्च करेगा तो हमारी वीडियो वहाँ पर निकल कर आ जाएंगी, जिससे कि हमारी ये सर्चबिलिटी बढ़ती है, यानी कि इससे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो पॉपुलर होने के उसके चांस रहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाश करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, नौकरियों की तलाश करने के लिए सबसे उपयुक्त यहाँ पर है लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं मानव अधिकार संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में क्या प्रावधान दिया गया है? तो देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी आता है, राज्य मानव अधिकार आयोग भी आता है, लेकिन जिला मानव अधिकार आयोग नहीं आता, और साथ ही साथ मानव अधिकार न्यायालय भी आता है। ठीक है, ये तीनों ही मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको विश्लेषण कर देता हूँ। दो तरीके के मानव अधिकार आयोग होते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर होता है और एक राज्य स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर राज्य स्तर पर, दोनों के सदस्य को हटाने का प्रावधान या हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति ही राज्य मानव अधिकार आयोग या फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार के सदस्य को हटा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, मानव अधिकार दिवस 2020 की विषय क्या था? तो मानव अधिकार दिवस 2020 का जो विषय था वो था बेहतर पुनर्प्राप्ति, मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होने चाहिए? तो देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार पूछा है ना यहाँ पर, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या फिर अन्य न्यायाधीश जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी कि जो रिटायर्ड जजेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, वो ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, यहाँ पर राज्य मानव अधिकार पूछा गया है, तो अगर राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति पूछे तो राज्य मानव अधिकार के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। वहीं पर अगर पूछे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पूछे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति, और राज्य मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति पूछे तो यहाँ पर करता है राज्यपाल। तो इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1948 में। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 में। इसी वजह से 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी का गठन का प्रावधान करता है? तो देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा जो है वो 37 के अंतर्गत किसी विशेष एजेंसी के जांच का गठन का प्रावधान कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37, धारा नंबर 37। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1) के अनुसार मानव अधिकार किससे संबंधित अधिकार है? तो क्या जीवन से संबंधित है, क्या स्वतंत्रता से संबंधित है, क्या समानता से संबंधित है, क्या व्यक्ति की गरिमा से संबंधित है? तो देखिए, मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम की जो धारा 2A है उसके अनुसार मानव अधिकार जीवन, समानता, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा, इन चारों से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी वो 1993 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अंतर्गत जो अध्यक्ष होते हैं या उसके सदस्य होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की कितनी आयु है। तो 70 वर्ष की आयु में यहाँ से रिटायर हो जाते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं अगर इनकी आयु 70 वर्ष हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग हो, इन दोनों के सदस्य को अपने पद से हटाने की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास ही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से किस तारीख के भीतर पंजीकृत की जाएंगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए रखा जाएगा। तो किस तारीख तक यहाँ पर एक सप्ताह के भीतर जो है यहाँ पर पंजीकृत की जाएंगी। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सप्ताह। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक इनमें से क्या है। क्या संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है। तो देखिए, मानव अधिकार आयोग जो है ये संविधान में मूल रूप से नहीं था, तो इसलिए इसको संविधान में विधि के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए इसको यहाँ पर सांविधिक निकाय कहा जाता है। तो सांविधिक निकाय उनको कहा जाता है जो मूल रूप से संविधान में नहीं लिखी हुई थी, बल्कि उनको बाद में कानून बनाकर विधि बनाकर उस संविधान में शामिल किया गया है। और संवैधानिक किनको कहा जाता है, जो मूल रूप से संविधान में लिखी हुई है उनको संवैधानिक निकाय कहा जाता है। ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, मानव अधिकार आयोग पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को खालिस्तान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, इसके द्वारा यहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की एक ऐसी धारा है जिसके द्वारा से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्वतः ही संज्ञान ले सकता है किसी मामले पर। तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, धारा 12 के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए, अध्यक्ष को छोड़कर पूछा गया यहाँ पर। तो राज्य मानव अधिकार के आयोग के जो सदस्य हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, और अगर आपसे कुल सदस्य पूछे तो एक और इसमें ऐड कर देना जो कि इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है। तो कुल पूछे तो यहाँ पर 3 अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन अगर सदस्य अध्यक्ष को छोड़कर पूछा जाए तो यहाँ पर 2 सदस्य हो जाएंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सदस्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा खालिस्तान को पारित की गई थी। यानी कि सार्वभौम घोषणा जो है वो कब पारित की गई थी। तो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में यह घोषणा यहाँ पर पारित की गई थी। ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत निम्नलिखित में से किस न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्र न्यायालय। ठीक है। सत्र न्यायालय को यह जिम्मा सौंपा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, भारत ने वर्ष में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अभिपुष्टि की थी। तो भारत ने कौन से वर्ष में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अभिपुष्टि की थी। ऑप्शन नंबर ए, 1992 ईस्वी में इसकी अभिपुष्टि की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और गरिमा और अधिकारों में समान होते हैं, इसकी प्रत्याभूति यानी कि इसकी गारंटी खालिस्तान के तहत दी जाती है। किसके तहत ये गारंटी दी जाती है। तो ये गारंटी दी जाती है यहाँ पर मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र, जो कि 10 दिसंबर 1948 में पारित हुआ था। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं करता।
यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है वो किस प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं करेगा, अस्पष्ट और नाम रहित। यानी अगर आपने कोई शिकायत दी है और उसमें कुछ स्पष्ट ही नहीं हो रहा है, स्पष्टीकरण सही तरीके से लिखा नहीं गया है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो उसको उस पर यह विचार नहीं करेगा। और अगर आपने उस पर अपना कोई नाम पता नहीं डाला है तो भी उस पर विचार नहीं करेगा, ठीक है। बल्कि अगर कोई छोटी शिकायत भी है ना तो उस पर भी आपके ये विचार कर सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी और सी। बी और सी कौन से विकल्प में यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए। तो देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होगा वो हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है या कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, ठीक है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत जो अध्यक्ष होगा वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पूछे तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा जो कि सेवानिवृत्त होगा, ठीक है। ये दोनों अंतर आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय यहाँ पर नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उन घटनाओं के संबंध में शिकायतों पर ध्यान नहीं देगा जो शिकायतें दर्ज करने से खालिस्तान की अवधि से पहले हुई है, यानी कि कितनी अवधि से पहले दर्ज हुई है उस पर यहाँ पर ध्यान नहीं देगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष के भीतर जो यहाँ पर शिकायतें दर्ज नहीं है उन पर यहाँ पर ध्यान नहीं देगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या उनके सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वही राज्य मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं, ठीक है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हाल ही का सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो वर्ष 2019, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन 1993 ईस्वी में यहाँ पर स्थापित किया गया था, ठीक है।